हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज हम चल रहे हैं जो विषय प्रारंभ करने, वो विषय है भारतीय किसान यूनियन और आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन। ये दोनों आंदोलन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों है महत्वपूर्ण, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा दलित पैंथर्स के बारे में। दलित पैंथर्स का क्या योगदान है दलित समाज के जीवन के उत्थान में, ये किसी से छिपा नहीं है, एक किसी से छिपा नहीं है। और आप जान चुके होंगे अब तक कि आंदोलनों ने समाज के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाई है। ये जो आज आपको समाज के पास ये अधिकार दिख रहे हैं इतने सारे, इन अधिकारों के आने के पीछे बहुत सारे आंदोलनों का योगदान है, बहुत सारे आंदोलनों का योगदान है। भारत की आजादी ही किस पर मिली है, आंदोलन पे मिली है। तो आप समझिए, आज हमारे पास जो शिक्षा का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं, उन अधिकारों के आने के पीछे बहुत सारे आंदोलनों का ही परिणाम है कि आज हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं। तो अब हम चल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के बारे में पढ़ने। आप सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, और भारत की जान कहां बसती है, भारत की जान गांवों में बसती है। और गांवों में कौन सा व्यवसाय सबसे बड़े स्तर पर किया जाता है, किसानी। भारत की आज भी भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति कर रही है तो वो है प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि संबंधी क्षेत्रों में ही आज भी भारत की 50% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार की प्राप्ति कर रही है। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर भारत को अपने आप को व्यापार के मामले में विश्व स्तरीय बनना है तो भारत को अपने कृषि क्षेत्र को सबसे बेहतरीन बनाना पड़ेगा। हम दुनिया में जब दुनिया के व्यापार के राजा थे, तब हमें व्यापार का राजा किसी ने बनाया था तो वो हमारे कृषि क्षेत्र ने ही बनाया था, वो हमारे किसान ने ही बनाया था। तो अगर भारत को फिर से उसी स्तर पर पहुंचना है, फिर से अमेरिका को धूल चटानी है, फिर से ब्रिटेन को अपने नीचे लाना है, तो भारत को फिर से अपने किसानों को वही सहयोग, वही ताकत प्रदान करनी पड़ेगी जिससे कि किसान इतनी बेहतरीन गुणवत्ता की चीजें उत्पादित करें और फिर उतनी ही अच्छी गुणवत्ता से उसे मशीनों के माध्यम से एक अच्छे उत्पाद में परिवर्तित करके दुनिया को बेचे हम। तभी ये संभव हो पाएगा कि हम इतने आगे बढ़ सकें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि भारत का किसान किस प्रकार से भारत की आर्थिक नींव बना बैठा है और उसने अपने हक के लिए किस किस प्रकार का आंदोलन किया और ये किस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ। ये चलिए अब इसको हम एक एक शब्द विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं कि भारत के किसानों को हक प्रदान करने में भारतीय किसान यूनियन का क्या योगदान है। समझ में आई बात, क्या योगदान है भारतीय किसान यूनियन का भारत के किसानों को उनके हक प्रदान करने में। और भैया कृषि इतना महत्वपूर्ण है तभी हम उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। तो ये आपकी राजनीति, देखो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जो मेहनत मांगता है, जो धैर्य मांगता है। इसमें इंस्टेंट फायदा नहीं दिख सकता, इसमें तुरंत वाला फायदा नहीं दिखता, इसमें मेहनत लगती है और मेहनत करना आज की जनरेशन को पसंद नहीं है, आज की जनरेशन को पसंद नहीं है मेहनत। तो हमने मेहनत करी उसकी गारंटी भी नहीं है, कभी भी खराब हो। हाँ, तो ये चीजें लूज एंड विन का चांस है। समझ में इस बात। ये जो किसानी है वो भगवान की दया पर चलती है, भगवान की दया
अगर हो गई किसान के ऊपर तो किसान माला माल भी हो जाएगा, और भगवान की दया, भगवान अगर रूठ गए ना तो किसान कंगाल भी हो जाता है। किसानी सबसे खतरनाक व्यापार है दुनिया का, सबसे खतरनाक व्यापार, क्योंकि एक दिन में उसकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। उसकी 6 महीने की मेहनत एक दिन में, अगर एक दिन मूसलाधार बारिश हो जाए, पूरे दिन, एक दिन अगर ओले पड़ गए, एक दिन अगर हवा चल गई, तूफान आ गया, 6 महीने की फसल वॉश आउट हो जाती है, खत्म, कुछ नहीं बचा। बहुत ही खतरनाक है। और वहां पर आपको इंस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती, समझ में आई बात। इसीलिए बहुत लोग इस व्यापार में उतरने में डरते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी डरती हैं इस काम को करने में, समझ में आई बात। आगे सुनो, विस्तार से समझोगे। 70 के दशक से भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहां तक कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संघर्ष इसका एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। उदय कैसे उदय हुआ इस आंदोलन का, कैसे आपके किसान यूनियन का निर्माण हुआ, ये समझते हैं। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था, और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का, या कहें कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। किसानों ने भी अपने हक, अपनी बात को रखने के लिए अपना एक संगठन बनाया है, और उस संगठन का नाम क्या है? भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। तो इसने जब भी प्रदर्शन किया है ना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। आपने अभी भी देखा था, किसान बिलों का जब विरोध हुआ तो यही वो किसान यूनियन था जो बैठा हुआ था धरने पर, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी उसके ऊपर लाठियां चलाई गई, फिर भी उसे मारा गया। क्यों? क्योंकि सत्ता कभी अपना विरोध नहीं बर्दाश्त करती। सत्ता को लगता है कि वो जो कर रही है वो ही सबसे उचित है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता नहीं है। आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती हो सकती है, और गलती को स्वीकार करना इंसान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार ना करे ना, वो इंसान फिर इंसानियत के रास्ते पर नहीं चल रहा, वो फिर घमंड के रास्ते पर चल रहा है, वो अहंकार के रास्ते पर चल रहा है, और उसका अहंकार एक दिन जरूर टूटेगा, और यही जनता तोड़ेगी। और जिसने किसानों का आदर नहीं किया ना, उस कभी वो इस देश की सत्ता पर टिक नहीं सकता, ये भी जान लो। आप देखा ना, जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, सरकार ने बिल को वापस लिया। माननीय प्रधानमंत्री साहब आए 8 बजे, और उन्होंने क्षमा मांगते हुए वापस लिया ना बिल को। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर बिल को नहीं वापस लेते तो उत्तर प्रदेश की सत्ता तो जाती ही जाती, जो उनकी पक्की सत्ता बनी बैठी थी। समझ में आई बात?
उन्होंने उसमें इसमें भी तो राजनीति दिखाई एकदम आखिरी में आके। हाँ वही यही तो है पॉलिटिक्स। ये इसे कहते हैं घटिया पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल स्टंट प्ले करा उन्होंने। समझ रहे, इसे कहते हैं घटिया पॉलिटिक्स। आपने कम से कम 200-400 किसानों की जान ले ली। इतनी ठंड में बैठे थे वो आंदोलन पे, इतनी गर्मी सही उन्होंने, इतनी बरसात सही। तब भी भैया पर मीडिया वाले जो तो उनके अगेंस्ट में दिखा रहे थे। तो मीडिया का काम है, तोते हैं वो तो तोते हैं, वो तो बोलेंगे सरकार की वाणी, क्योंकि सरकार ही उनकी कमाई का साधन है। लोकतंत्र में तो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है। कहा जाता था, आज नहीं कहते, आज उनको गोदी मीडिया कहते हैं। हाँ, आज उनको क्या कहते हैं? गोदी मीडिया। समझ में आई बात? मोदी की गोदी में। आगे सुनो भैया, ये अगर किसानों का कहा जाए, अगर उन्होंने जो लाल किले पे दंगे फसाद करे तो उनके मत में देखा जाए तो सही है कि गलत था? पहली बात तो किसानों ने कभी वो उस चीज को स्वीकारते नहीं कि हमने किया है। हर चीज में उपद्रवी तत्व होते हैं, हर चीज में उपद्रवी तत्व होते हैं। अब ये हम तो ये भी कह सकते हैं सरकार ने ही कहीं ना वो उपद्रव फैलवाया हो जानबूझ के। या पर वो टिकैत करके जो नाम आया था राकेश टिकैत की, कौन था वो भी तो बड़ा, वो वहां पर नहीं थे ना। अब एक बात बताओ, सरकार कोई छोटी चीज नहीं है। जिसके पास पूरे देश की ताकत है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन राकेश टिकैत जी ने उससे अपना सीधे सीधे कहा, भैया ये हमारे नहीं है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ रहे बात? मैं मानता हूं उस प्रकार से, यही तो मैं समझा रहा हूं ना आपको कि आंदोलन जहां भी हिंसक स्तर पर जाता है, सरकार भी आपको फिर छोड़ती नहीं है। फिर सरकार भी कहती है तुम हिंसा करोगे तो हमारे पास तो तुमसे ज्यादा हिंसा करने का साधन है। यही तो है आंदोलन का महत्व, समझो ना। यही तो समझा रहा हूं मैं ना आपको, उनको तो मौका चाहिए, मौका चाहिए। जहां आंदोलन हिंसक हुआ वहीं फिर सरकार भी हिंसक होगी, लाठीचार्ज, फिर वो भी आप पर लाठीचार्ज करेगी, जैसे शाहीन बाग में हुआ था। जैसे शाहीन बाग। तो इसीलिए तो ये प्रयास किया जाता है कि हमेशा आंदोलन क्या हो, हमेशा आंदोलन अहिंसक हो। अब बात समझ में आ रही है, गांधी जी ने क्यों हिंसा का रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि हिंसा के रास्ते में आपको मौत मिलेगी, आपको आजादी नहीं मिलेगी। और अगर आपने भगत सिंह को सही ढंग से पढ़ा हो तो भगत सिंह साहब भी यही कहते हैं कि क्रांति कभी हथियार से नहीं आएगी, क्रांति आएगी तो विचार से आएगी। क्रांति आएगी तो विचार से आएगी, और विचार तभी बदले जा सकते हैं जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, जब आप पढ़ेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप पढ़ें, लेकिन पढ़ने में दिल कहां लगता है? पढ़ने में दिल भी तो नहीं लगता ना, और दिल का लगना बहुत जरूरी है। आगे सुनो, ठीक है? तो इन्होंने, ये जो किसान थे, इन्होंने क्यों आंदोलन किया? इन्होंने आंदोलन किया बिजली की दरों में वृद्धि का। भाई क्योंकि किसान के लिए बिजली बहुत जरूरी है। बिना पानी के खेत की फसलें हरी भरी नहीं रह सकती। और अगर पानी का और बिजली का बिल बढ़ेगा तो किसान की आय, पर उतनी किसान की आय तो नहीं बढ़ती ना। आप खुद ही देखते हो, अभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि किसानों से प्याज कितनी ऊंची कीमतों पर खरीदी गई है। देखा ना, 2 रुपए का 1 क्विंटल। 2 रुपए का 1 क्विंटल? हाँ, 2 रुपए का 1 क्विंटल खरीदा गया, किलो भी नहीं खरीदा प्याज। समझ में आई बात? उनसे सस्ते में खरीद लेते, बाकी बाद में 2 रुपए का 1 क्विंटल, 100 किलो प्याज 2 रुपए में। अब ये बेच रहे हैं मार्केट में 20-30 रुपए किलो। वही तो देखो ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ। तो भैया इसका विरोध करना धोखाधड़ी है ना। तो उसी वो करते हैं भैया इसी चीज को तो अभी आपने बोला ना, तो विरोध चल रहा है भाई, उसी चीज का तो है ना। इसीलिए तो यही तो चीज समझनी है ना आपको कि क्या है आंदोलनों का महत्व। भैया ऐसी जो कनाडा में जो ब्रैम्पटन वगैरह का, मुझे कनाडा का नहीं पता, मुझे सिर्फ वहां पर भी किसान का आंदोलन हो गया था। चलो आगे सुनो।
तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद के सालों में इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नगदी फसल बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस सुनना यहाँ पर 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नगदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। तो ये थी मांगे, और कोई भी ऐसी मांग बेवजह की मांग नहीं है। जितना सरकारी कर्मचारी इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं उतना किसान भी तो देता है ना। उसके भी तो बुढ़ापे का कोई ना कोई सहारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वही चीज यहाँ पर किसान यूनियन। और एक बात बताओ, आप बाहर से चीजें मंगा रहे हो लेकिन आप बाहर हमारे देश की चीजें क्यों नहीं बेच रहे हो? अगर हमारे देश का गेहूं गुणवत्तावान है, चावल गुणवत्तावान है, तो उसको बेचो ना बाहर। क्यों उस पर प्रतिबंध लगा रहे हो? ये भी तो किसान यूनियन मांग कर रही है। और जब आपको पता, और एक तयशुदा कीमत तय करो ना हमारी चीजों का। आज भी मैं आपको बता दूं, जितना सरकारी रेट निकलता है ना, कभी किसानों से उतने रेट पे खरीद नहीं होती। मान लो 1500 रुपए क्विंटल, 100 किलो अनाज 1500 रुपए का है, तो 1500 रुपए में नहीं बिकता अनाज, 1500 रुपए में नहीं बिकता धान, वो बिकता है 12 रुपए या 13 रुपए में ही 1 किलो। ये ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो किसान है उनको डायरेक्ट अरे आप, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी जो मंडियां है ना, वहां पर आप 50 किलो अनाज लेके नहीं जा सकते। वहां पर आपके पास कम से कम 200-300 क्विंटल अनाज होना चाहिए, और छोटे किसान के पास इतना अनाज होता नहीं है बचत के तौर पर। अपने घर का भी तो होता है उसका, समझ में आई बात? हर किसान बहुत बड़ा नहीं है। भारत का किसान, हर एरिए का किसान भारत का बड़ी जमीन का मालिक नहीं है। इस देश में वो भी किसान है जिनके पास खुद की जमीन तक नहीं है, वो दूसरों की भूमि पे खेती करते हैं, बदले में उसको। समझ में आई बात? आज भी भारत की 20% जनसंख्या के पास खुद की जमीन तक नहीं है, खुद की जमीन तक नहीं है। अब बताओ, वो आंदोलन करें तो क्यों ना करें? बताओ आप, अपने हकों को प्राप्त करने के लिए। जाहिर सी बात है भैया, करेंगे। कोई भी करेगा। जब अपने हक की बात आती है तो हर कोई आंदोलन करता है, और हर कोई विद्रोह करता है, और विद्रोह का तरीका अलग अलग है। बात पेट की है ना, बात पेट की है भैया। वो तो तब भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है किसान। समझ में बात? तो वही सारी चीजें, और 1980 के दशक में किसानों ने इन्हीं सब चीजों को लेकर आवाज उठाई, सरकार के सामने अपनी बातें रखी, और सरकार ने भी जो हो सका किया उस समय। आगे सुनना, ऐसी मांगे देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। यहाँ इंडिया किसे कहा जा रहा है? यहाँ इंडिया व्यापारियों के दृष्टिकोण में भारत के किसान शब्द किसानों के लिए यूज हो रहा है, और इंडिया शब्द व्यापारियों के लिए यूज हो रहा है। समझ में आई बात? और आप सब जानते हैं, व्यापारी लोग किसानों का जितना शोषण करते हैं उतना शोषण कोई नहीं करता। जो फसल वो 15 रुपए में उनसे खरीदते हैं ना, वही फसल, वही अनाज वो आपको 25 रुपए में बेचते हैं। 25 रुपए, जिसकी कुछ मेहनत तक नहीं है, वो 10 रुपए का मुनाफा सीधा कमाता है। 10 रुपए का मुनाफा,
10 रुपए का मुनाफा कमाता है वो, बिना कोई लागत लगाए, बिना कोई लागत लगाए। तो इसीलिए यहां पर ये जो महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम करार दिया। आप तीसरे अध्याय में यह बात पढ़ ही चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख था। यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, जब उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। आज के समय में आपके बजट में कितना कृषि क्षेत्र को आवंटित किया जाता है धन? कभी सरकार इस पर स्पष्ट रूप से कुछ बोलती है? नहीं भैया। आप में से कितने जानते हैं भारत के कृषि मंत्री कौन है? कितने जानते हैं? भारत का रक्षा मंत्री जानते हैं आप? कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? अमित शाह। अबे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि आपका पेट भरने वाला किसान और उसके हकों की बात करने वाला मंत्री कौन है। चलो अगली क्लास में बताना मुझे, और आप सब भी बताना मुझे कि आपको कितना पता है। ठीक है? वह नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर। समझ में आई बात? जरा इस गूगल का सही दिशा में भी प्रयोग करा करो। ठीक है? इस गूगल का जरा सही दिशा में भी प्रयोग करा करो। आपकी हकों के जो बात करने के लिए जिनको आपने नियुक्त किया है, जरा उनके बारे में भी जाना करो कि वो कितना आपकी हकों के लिए बात कर रहे हैं। जिनको आपने भेजा है, जिनको आप 2.5 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, 2.5 लाख रुपए की सैलरी और सुविधाओं से संपन्न एक आवास देते हैं, सुविधाओं से संपन्न यातायात के साधन उपलब्ध कराते हैं, वो आपकी कितनी हकों की बात कर रहे हैं, जरा इसके बारे में भी तो पता करो कि कितना आपके नेतागण आपके हकों की बात कर रहे हैं। भैया जो अभी की गवर्नमेंट और जो पहले की गवर्नमेंट है, उसमें मतलब किसानों का क्या मतलब स्थिति थी, थोड़ा सा कंपेयर करके बता सकते हो आप? आप खुद देखो, एनालाइज करो, जाओ कभी गांव में, जहां पहले एक किसान की आय का साधन था उसका पशुधन, आज उत्तर प्रदेश में उसका पशुधन उसकी आय का साधन तक नहीं रह गया है। आज आवारा पशु जो पहले उनके खूंटों में बंधे होते थे, उनके द्वार पर बंधे होते थे, आज वो आवारा पशु में तब्दील हो गए हैं। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की किसानों की परिस्थिति बता सकता हूं। भैया वहाँ की सरकारें कहती है कि ये आपकी तो है, आपने तो छोड़े हुए। हाँ, तो क्यों छोड़े हैं हमने? आप व्यापारियों की तो आय में वृद्धि कर रहे हैं और हमारी आय का आपने काट लिया है। अब एक बात बताओ, पशु व्यापार भी तो एक व्यापार था ना? हाँ, पशु व्यापार भी एक व्यापार था। गायों को बेचना, सब कुछ बिकते थे, बैल भी बिकते थे। अब आज के टाइम पे तो बैल बिकते ही नहीं है। मशीनों ने ले लिया, या उनको बूचर खाने में मैं जानता हूँ, इसी वजह से नहीं बेचते। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करोगे? बैलों का क्या करोगे? क्या निवारण है बैलों का? बैल पैदा होने बंद हो जाते हैं। नहीं भैया। बछड़े बंद कर दिए सरकार ने पैदा होने। नहीं भैया। और अब एक बात बताओ, अब एक गाय है, आपने ही ये व्यापारिक सर्कल शुरू करा है, मैंने नहीं शुरू करा। व्यापारिक सर्कल, जब व्यापारिक सर्कल चलता है ना तो उसमें सब पिसता है, समझ में क्या? वैसे कईयों के साथ घुन भी पिसता है। हाँ, समझ में आई बात? हर जानवर कटता है तो गाय भी कटेंगी। हम कुछ नहीं कर सकते, ये व्यापारिक सर्कल है और भारत में कट नहीं रही। बैल भी जरूरी है, कटती है भैया, ब्रीडिंग करवाने तो कट रही है। तो मना, भैंसे कट रहे हैं, बैल कट रहे हैं, क्या नहीं कटता? और यही इंसान खाता है, यही इंसान। आप नहीं खाते, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से हिंदू ही गाय को खाते हैं। हिंदुओं का पता नहीं। अरे अमेरिका सबसे ज्यादा अमेरिका खाता है।
हाँ, अमेरिका। बीफ सबसे ज्यादा अमेरिका खाता है। बीफ के साउथ में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको बीफ ही बीफ मिलेगा। सबसे बड़ा तो एक्सपोर्टर इंडिया आप ही है। खुद बताओ, सबसे ज्यादा भारत ही उसको बेचता है। पुरानी दिल्ली में चले जाओ, बाड़ी की तरफ। तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। एक व्यापारिक सर्कल है, आपने व्यापारिक सर्कल तोड़ दिया है और उसके कारण किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों को अपने अपने खेत में बाढ़ लगवानी पड़ती है। अरे आपने बंद करा दिया, लेकिन आपने गायों की कितनी स्थिति सुधार दी है। जहां पहले वो गायें घर पे बांध के खिलाई पिलाई जाती थी, उनकी सेवा करी जाती थी, आज उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। आज तो आवारा पशु बन गए हैं, वो डंडे बरसते हैं और वो सब खा लेती है, कचरा कचरा पन्नी उसके अंदर जो भी मिलता है वो खा अरे लेते हैं। फसल बर्बाद कर रही है यार। आप ये जानिए सबसे पहले तो तो, भैया किसानों को नहीं सुन रहे तो उनकी क्या सुनेंगे? समझ में आई बात। जहां पहले वो एक अच्छे घर में बंध के उनकी सेवा होती थी, उनको पूजा जाता था। देखो एक दिन इंसान सबको मरना है, मरने से तो आप किसी को नहीं रोक पाओगे। यहाँ इंसान की भी मर्डर कर दिया जाता है, तो जानवर की क्या बात कहूं मैं आपको। ठीक है, इंसान को भी काट के फेंक दिया जाता है। 32 टुकड़े। समझ में आई बात। अभी इलाहाबाद में कुछ ही दिन पहले, अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद में 2 लोगों को गोली से मार दिया गया। जब इंसान मर रहे हैं, जानवर, देखो जानवर, हर जानवर एक समान है, मैं मानता हूं गौ हमारी माता है, लेकिन माता की सेवा करना भी तो हमारा परम धर्म है ना। जी भी। माता की जो सेवा जैसे होनी चाहिए वैसे कर पा रहे हैं हम? नहीं भी। माता की हमने वैल्यू खत्म कर दी है। और फिर बोलते हैं कि मत मारो, ये करो। आप देखो भाई, मेरा सीधा सीधा मानना है, या आप उसको व्यापारिक चक्र से खत्म कर दो, और आज के टाइम पे अगर आप किसी भी चीज को व्यापारिक चक्र से हटाओगे ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जहां फ्री में शिक्षा मिलती है ना, वहां कभी क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलती। ये क्वालिटी की भी मिलती है तो बच्चे उठल्लूगिरी करने जाते हैं। हाँ, ये बात जानो। हाँ, क्योंकि जब तक आपका आप जब तक उससे जुड़ते नहीं है ना, आपका जब तक उसपे आप वे नहीं करते, आपको लगता है कि अरे मुफ्त की चीज है, वैल्यू करें या ना करें। वैल्यू पैदा करनी बहुत जरूरी है चीज में। और आज हम एक पूंजीवादी राष्ट्र में रह रहे हैं, और पूंजीवादी राष्ट्र, पूंजीवादी विचारधारा में हर चीज की कीमत आकी जाती है। जिस चीज की कीमत कुछ नहीं होती, इंसान उसको अपने पास नहीं रखता, इंसान उसको अपने पास नहीं रखता। ये बात जान लो। आई बात समझ में? और अगर हम वास्तविक रूप से गौ रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी नीतियों में थोड़ा बहुत लचीलापन भी लाना पड़ेगा। हमें कट्टरता के साथ नहीं, हमें सही ढंग से सारी कामों को करना चाहिए। स्नेह के साथ। ठीक है, सामाजिक बुद्धि भी प्रयोग करो, नैतिक बुद्धि भी प्रयोग करो, आर्थिक बुद्धि भी प्रयोग करो। भैया धर्मगुरु भी उनके बारे में बात नहीं करते। अभी बागेश्वर बाबा जो फेमस हुए, इन्होंने कौन सा बात कर दिया? अरे मुझे नहीं मतलब है, मैं ना बागेश्वर बाबा को जानता हूं, मैं बस एक ईश्वर को जानता हूं। वो मेरा ईश्वर महादेव, महाकाल, मेरे आराध्य श्री राम, श्री कृष्ण, मैं इनको ही जानता हूं। और मैं इनके रास्तों पर चलने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा बस। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम संपूर्ण रूप से हम उनके रास्ते, बात ही नहीं है हमारी सच में नहीं है भैया। हम उनकी कहाँ, हम उनके रोए के समान भी नहीं है। रोए का एक तिनका उनके अंगूठे के समान तक नहीं है। ये कितना भी कोशिश करें हम लोग सही करने की, पर कहीं ना कहीं गलती मार इंसान है ना, हाँ भैया। इंसान ही रहने दो उसे। इंसान को भगवान बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इंसान बहुत लोभी इंसान होता है, स्वार्थी है, अपना लाभ देखता है बस। समझ में आई बात? ये बात जान लो, हर चीज में लाभ। क्योंकि आप कहाँ रहे हो? पूंजीवादी सोसाइटी, पूंजीवादी समाज में। और पूंजीवादी समाज में हर चीज को पैसों से तोला गया है। पैसे उसे तोला जाता है। अगर रिलायंस समाज सेवा भी करती है ना, तो उसके साथ उसका अपना एडवर्टाइजमेंट जुड़ा रहता है। उससे उसका खुद का मुनाफा, उसका एडवर्टाइजमेंट जुड़ा रहता है, उसका विज्ञापन होता है। कहीं भी बिना होर्डिंग पोस्टर के वो कुछ चीज बांटते हैं नहीं मदद भी तो करते हैं, तो दिखा के मदद करते हैं। मदद भी करते हैं तो उस पर अपना स्टिकर चिपका के करते हैं।
ताकि पता रहे हम हाँ, ताकि पता रहे कि रिलायंस की तरफ से जा रहा है ये, स्पॉन्सर हुआ, समझ में आई बात। आज के टाइम पे ना दिखावा कुछ भी है। मुफ्त में नहीं है, सही बात सब है। चीज दिखावा है। आगे सुनो, आगे सुनना, पढ़ दिया ये मुझे पूरा। हाँ आगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं, सरकार पर अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव डालने के क्रम में बीकेयू ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाइयों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाके के गांव के हजारों हजार किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक पर बीकेयू ने राज्य के अनेक जिलों मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीकेयू ने रैली का आयोजन किया। इस्लाम बंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का प्रयोग किया। किसी औपचारिक संगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। बीकेयू के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे बीकेयू की गतिविधियां भी संचालित होती थी। आप ये जान लें कि भारत की ना, सुन लो सारे, भारत की हकीकत है जातिवाद। भारत के नस में बहने लगा है जातिवाद। आप देख लो ना, बीकेयू के आज तक बने रहने में, आज तक जो बीकेयू बना हुआ है भारतीय किसान यूनियन, उसके बने रहने में भी जातियों का बहुत बड़े स्तर पर सहयोग है। तभी आज भी आपका किसान यूनियन कायम है। समझ में आई बात? क्योंकि आज भी भारत के जो बड़े बड़े किसान है ना, उनमें कुछ प्रमुख जातियों का ही दबदबा है। आज भी कुछ प्रमुख जातियों का ही किसानी के क्षेत्र में दबदबा है। समझ में आई बात? और उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत कर रखा है बीकेयू पर, भारतीय किसान यूनियन पर। आजकल उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा एक मांग की जा रही है। अगर आप लोग सुनते हो कभी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, अब वो राष्ट्रीय स्तर का विषय बनता चला जा रहा है। क्या? जाति जनगणना की मांग। क्यों कर रहे हैं वो जाति जनगणना की मांग? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत में शोषण का आधार कुछ रहा है, तो वो क्या रहा है? जातियां रही हैं, जातियां ही रही हैं। इसीलिए तो अंबेडकर साहब ने किस आधार पर आरक्षण दिलाया है? जातियों के आधार पर। इसीलिए अखिलेश यादव जी भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि आज पता चलनी चाहिए किस जाति की कितनी जनसंख्या है राष्ट्र में, जिससे कि उनको उनका उचित हक दिलाया जा सके, और उनको उनका जो हक है वो मिलेगा तभी जब उनकी एक्यूरेट संख्या का पता चलेगा। बिना एक्यूरेट संख्या के हम कभी भी किसी का हक नहीं दिला सकते। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैं 100 बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन पेपर कैसे बनाऊंगा? मुझे मेरे क्लास में प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या पता होनी जरूरी है कि नहीं है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं कभी भी उसके एक्यूरेट काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे कुछ आपको खिलाना भी है, पिलाना भी है, तो मैं कभी भी काम नहीं कर पाऊंगा।
मुझे किसको कैसे, मुझे हर बच्चे की अपने नब्ज पता होनी चाहिए ना, कि कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बहुत बेहतर है। हाँ भैया। तभी तो मैं उसके साथ वैसा काम कर पाऊंगा ना, है ना। तो इस चीज को जानना है। तो आज के समय में जो अखिलेश यादव जी के द्वारा जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, उसको उत्तर प्रदेश सरकार को भी मानना चाहिए और भारत सरकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको उनका हक तभी मिल पाएगा जब उनको उनकी असली जनसंख्या पता चल पाएगी, जब उनको उनकी अपनी असली ताकत पता चल पाएगी और उनकी कैसी परिस्थिति है जब उनको पता चल पाएगी, तभी उनका विकास हो पाएगा। और यहां पर भी आपने देखा बीकेयू में भी अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा है तो कुछ चुनिंदा जातियों का दबदबा है। और आज जो बीकेयू कायम हो रखा है, उसके कायम होने में भी कुछ जातियों का ही सहयोग है। भैया जैसे कौन कौन सी जाति है? जाट, गुजर, हाँ, क्योंकि ये ही बहुत बड़े स्तर पर समृद्ध किसानी में भी इनका ही ज्यादा होता है। ठीक है। और हमारे गांव की तरफ जो यादव अहीर होते हैं उनका ज्यादा। हाँ, मैं मानता हूँ। चलो आगे सुनो। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। यह अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मेल भाव की क्षमता का हाथ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसान यूनियन के विपरीत बीकेयू जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। बीकेयू के समान राज्यों ने अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। ये जो महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक का है, ये ऐसे किसान यूनियन संगठन है जिनका राजनीतिक रसूख भी अच्छा खासा है, जिनका मतलब पॉलिटिकल पावर भी इनके पास है, मतलब इनकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत अच्छी है। उन लोगों को इन्होंने अपना सदस्य बनाया है, जिससे कि इनकी ज्यादा से ज्यादा बात को माना जा सके। और किसान यूनियन के अंदर सरकार से भिड़ने की ताकत इसलिए थी क्योंकि उसके पास जनता बल है, उसके पास जनता बल है। बंद करना।